जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जीके प्लस साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 24 है। इससे पहले 23 सेट हम करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं साथियों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रैपिड फायर तरीके से देखेंगे और ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे हैं बच्चों, ये वो प्रश्न है जो पेपर में डायरेक्ट छपने वाले होते हैं। और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा उनके लिए काम करेगा। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने ही, क्या कहता है कि मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की कौन सी रिफाइनरी थी जिसको 1982 में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम की उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। तो ये 7 नंबर की, 9 नंबर की, 6 नंबर की और 5 नंबर की, इनमें से कौन से नंबर की थी ये आपको बताना। तो बच्चा ये 6 नंबर की साथियों रिफाइनरी थी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब पहले नंबर की कौन थी? पहले नंबर की थी डिगबोई, असम वाली डिगबोई रिफाइनरी, डिगबोई तेल रिफाइनरी। और दूसरे नंबर की कौन थी? दूसरे नंबर की थी गुवाहाटी की, दूसरे नंबर की गुवाहाटी रिफाइनरी थी। और तीसरे नंबर की बरौनी बिहार की थी, तीसरे नंबर की बरौनी बिहार की साथियों थी, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से 4, 5, 6 ये सभी बढ़ते गए और 9 नंबर तक स्थापित हो गए। समझ गए? टोटल कितनी रिफाइनरियां हैं? 9। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहवनी तंत्र के बारे में सच है? कहता है एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि एक वयस्क मनुष्य में 6 से 7 लीटर रक्त होता है। 6 से 7 लीटर या फिर 5 से 7 लीटर रक्त होता है। आगे देखिए, ये तो एकदम सच है। सहवनी तंत्र शरीर के वजन का लगभग 7-8% बनाता है। बिल्कुल सही बात है। और आगे देखिए, मानव आरसीबी का जीवन काल 115 से 120 दिन। बिल्कुल सही है। रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 120 दिन मैक्सिमम होता है। बिल्कुल सही बात। और जब ये 3 सही हैं तो ये चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। यही गलत है, जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। अब कहता है रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक से बनता है। नहीं, ये गलत हो जाता है। देखिए कैसे, ये देखिए रक्त जो होता है वो प्लाज्मा से बनता है। किससे? वो बनता है बच्चे प्लाज्मा से। हालांकि प्लाज्मा में WBC और RBC हो वो अलग बात है। WBC और RBC ये प्लाज्मा में होते। सफेद या लाल रक्त कणिकाएं ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं, लेकिन रक्त में तो प्लाज्मा होता है जो तरल भाग होता है। तो ये संयोजी ऊतक नहीं, ये एकल ऊतक, वो भी प्लाज्मा से बनती हैं। समझ गए? तो यही आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मिथुन, बैल, काला हिरण, एक सींग वाला गैंडा। तो देखिए बच्चे, जो काला हिरण है ये जो है साथियों आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पशु, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। इसको 1972 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची के तहत आंध्र प्रदेश ने इसके शिकार पर बैन लगाया और इसे स्टेट एनिमल का दर्जा दिया। समझ गए? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 केजी है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये एक सूत्र होता है F बराबर ma। मैं ये आपको कई बार बता चुका हूं, हर क्लास में बताता हूं जब लेता हूं साइंस की, ma। तो अब ये कहता है देखिए F बराबर तो हो गया फोर्स, F बराबर फोर्स और m बराबर मास यानी कि द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। तो बल का मान दिया है 200 न्यूटन, जहां पे जो दिया उसको रख दिया। और ये द्रव्यमान का दिया है 100 केजी, 100 केजी। ये त्वरण ए का मान हमको पता नहीं, तो ये हो जाता है ए, हमने वैसे ही लिख दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको देखिए बच्चा, देखिए अब ए को हम इधर ले आते हैं तो ये 200/100 हो जाएगा। 200/100 जब इसको काटते हैं तो कौन नहीं जानता, 100 × 100, 100 × 200। ए बराबर क्या हो गया?
2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये कहां पर है, ये आप देख पा रहे होंगे बच्चा, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पानी यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए यहां पर इसका सूत्र है H2O, H2O। तो H के कितने अणु हैं, आप कहेंगे 2, तो इसीलिए यहां पर 2 लिखा, फिर गुणा H का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 1, और प्लस किया ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इसीलिए यहां पर 1 लिखा, और गुणा किया, और ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, आप कहेंगे 16। तो देखिए इन दोनों को हम देते हैं जोड़, तो 2 एकम 2, ये हुआ 2 प्लस 16 एकम 16, ये हो गया 16, 16 और 2 कितना हुआ, ये हुआ 18, 18 यूनिट हो गया इसका सही जवाब। 18 यूनिट कहां पर है, ऑप्शन बी में। देखिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, प्लानेरिया में, प्लाज्मोडियम में, लीवर फ्लूक में, अमीबा में। तो देखिए पहले मेरी बात को समझिए, क्या कहता है, मान लीजिए कोई एक जीव है, ऐसे है, इसको हमने क्या किया, 2 बार काट दिया भागों में, एक बार ऐसे काट दिया, एक बार ऐसे काट दिया, इसके 4 भाग कर दिए। अब 4 भाग कैसे कैसे किए, एक भाग तो इसका ऐसे है, एक भाग तो इसका ऐसे, और एक भाग इसका ऐसे, और एक भाग इसका ऐसे, और एक भाग इसका ऐसे, ये 4 भाग हो गए। और द्विखंडन प्रजनन का मतलब ये चारों अलग अलग जीव उत्पन्न हो गए, एक जीव से 4 जीव बन गए, इसी को कहते हैं खंडन। मतलब खंड करके जीव का निर्माण, खंड करके जीव का निर्माण हो जाता है। ये बच्चे अमीबा में पाया जाता है, किसमें किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है, और बच्चे पैरामीशियम में पाया जाता है। बच्चा तमाम प्रकार के एक कोशिकीय जीव में भी पाया जाता है, कालाजार के रोगाणुओं में भी पाया जाता है, मलेरिया परजीवियों में भी पाया जाता है। समझ गए ना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि किसको मांसपेशी, कौन जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। तो देखिए मांसपेशी, मांसपेशी, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी से कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है स्नायु बंधन। कौन जोड़ता है, स्नायु बंधन जोड़ता है, स्नायु बंधन जोड़ता है बच्चे, स्नायु बंधन। ठीक है, स्नायु बंधन जोड़ता है मांसपेशी को हड्डी से। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है लिगामेंट, लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। समझ गए, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, वो लिगामेंट जोड़ता है, जबकि मांसपेशी को हड्डी से स्नायु बंधन जोड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं, 6, 5, 4, 7। तो बच्चा आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातु हैं। उपधातु क्या होती हैं, उपधातु ऐसे धातु तत्व हैं बच्चा जो धातु के गुण भी दर्शाते हैं और अधातु के गुण दर्शाते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। इनकी संख्या 6 है। वो कौन कौन सी है बच्चा, एक तो हो जाता है बोरान, एक हो गया बोरान, एक हो गया बोरान, और एक क्या हो जाता है, एक हो जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन हो जाता है बच्चा एक, सिलिकॉन, और एक हो जाता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, और क्या हो जाता है बच्चे, जर्मेनियम के बाद एक हो जाता है आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, और क्या हो जाता है एक बच्चा हो जाता है एंटीमनी, 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 और क्या होता है एक और बच्चा जो टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम होता है। ये 6 बच्चा जो है पूरे आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में 6 ऐसी हैं जो साथियों उपधातुएं हैं। ये धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाती हैं। 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बच्चा किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान में, किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया। तो किसने बच्चा किया, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कब किया था बच्चे, 1325 में। कब,
1325 में किया था। आपको हम ये भी एक बात बता दें, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ किया था, देवगिरी नाम के स्थान पर किया था। किसके, देवगिरी नामक स्थान पर किया था। उसने इस देवगिरी का ही नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है बच्चा? तो ये कौन हो जाता है, एम एस खान। कौन, एम एस खान ने लिखा द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चा मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, पुरअस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? वृषण, मूत्रमार्ग, मूत्रनली, वृक्क। तो बच्चा आपका हो जाता है मूत्रमार्ग में। ऑप्शन बी सही जवाब। इसकी जानकारी दे दें बच्चा, जो ये पुरअस्थ ग्रंथि है यह केवल पुरुषों में पाई जाती है और यह छोटी ग्रंथ है जो लिंग और मूत्राशय के बीच में होती है। पुरअस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव जो होता है वो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से कौन से कथन या सत्य हैं या फिर असत्य हैं, जो बताएं हमको। कहता ऑक्सीजन गैस में, पहले हमारी बात समझ लीजिए, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम द्रव में, और उससे कम यानी कि सबसे कम होता है गैस में, सबसे कम होती है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन गैस में 316 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि गलत है बच्चा। वो 316 नहीं 326 होता है, वो भी मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आप देखिए किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अब जल में देखिए, जल में बच्चा यहाँ पे लिखा है 1498 किलोमीटर, जो कि ये गलत होता है। किलोमीटर की बात करें तो 1224 किलोमीटर लगभग अशुद्ध जल में 1224 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, ध्वनि की चाल 1224 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तो हो गया गलत। यही दो कथन दिए थे, तो ये दोनों कथन हो गए गलत, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ना तो ए सही है और ना तो बी, तो दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो त्वचा की बात आ जाए तो अधिचर्म कोशिका हो जाता है। अधिचर्म कोशिका जो है ये त्वचा का निर्माण करती है। और अगर बात आती ग्रंथि की, तो बच्चा ये मृदु ऊतक बनाता। ग्रंथि कौन बनाता? ग्रंथि बनाता मृदु ऊतक, ये ग्रंथियों का निर्माण करता है। आशा करते हैं आपको ये सभी चीजें क्लियर होते चल रही हैं। साथ में ये भी सभी याद रखा करिए बच्चा, जो हम आपको बताते चलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? देखिए ऑक्सैलिक एसिड जो है इसका प्राकृतिक स्रोत एक बच्चा सारेल नाम का वृक्ष पाया जाता है। सारेल नाम का वृक्ष पाया जाता है, ये उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं, तो ये हल्की सी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में टमाटर में भी पाया जाता, तो टमाटर हो जाएगा आपका सही जवाब। अब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी बता दीजिए। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में क्या पाया जाता है? इमली में बच्चा कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? बच्चा 100 रुपए के, 100 रुपया के और 5 रुपया के, ये दो सिक्के जारी किए गए थे। तो 100 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये किस वर्ष जारी किए गए थे? ये 2019 में जारी किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है दिया गया तत्व किसको चिन्हित करता है? बच्चों दिया गया तत्व ये मरकरी को चिन्हित करता है। ये यहाँ पर आप देखिए एक सर्कल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जो साथियों मुक्त रूप से क्रिया कर सकते हैं किसी में, समझ गए? ये मरकरी को दर्शाता है।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है कि अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कहता है 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड क्रिया कर रहा है कार्बन से और बराबर में मिल रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चा, तो देखिए अब हमारी एक बात को समझिए, एक होता है उपचयन अभिक्रिया और एक होती है अपचयन। उपचयन और अपचयन, अपचयन। ठीक है, अब जब ये दोनों एक साथ होती हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा है। उपचयन के लिए इतना याद रखिए, जब किसी अभिक्रिया में या किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन घटे, हाइड्रोजन इसमें है नहीं तो ज्यादा आपको बहकाएंगे नहीं। अगर हाइड्रोजन घटेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो होता है उपचयन। इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम बात कर देते हैं बंद। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना होता है अपचयन, उपचयन। और ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन का घटना मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, ये होता है अपचयन। आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, आप यहां भली भांति देख पा रहे हैं कि इधर वार लेड के साथ ऑक्सीजन था और कार्बन के साथ नहीं था। और जब आप इधर देखें, इधर यहां तक आए तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। और जबकि इसमें यहां पर आए तो ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन घट गया। यानी कि बच्चा यहां पर ऑक्सीजन किसमें जुड़ा, कार्बन। तो कार्बन हो रहा है उपचयित। क्या हो रहा है बच्चे, कार्बन हो रहा है उपचयित। तो ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए लिखा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है उपचयित, तो बिल्कुल सही, ए तो सही है, इसमें ए नहीं ये गलत। अब बी में देखिए लेड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। लेड जो है क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। लेड बच्चों क्या हो रहा है, अपचयित, और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है उपचयित। तो ऑप्शन सी में देखिए ए और बी दे रखा, ये दोनों कथन गलत हैं। ये हो गया और हो रहा है, इसमें बहुत अंतर होता है। लेड ऑक्साइड नहीं, केवल लेड की बात करना है, समझे, लेड की बात करना है। यहाँ पे हो गया नहीं, वो हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अब जब ये उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ होता है, इसको भी याद रखिएगा, उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में दोनों ही एक साथ हो रहा है तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा पराजित हुआ? तो बच्चों ये बाबर के द्वारा मारा गया 1526 में। ये अभी ही मैंने पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ाया एकदम बेहतरीन तरीके से, आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई भी प्रश्न उसका आपसे बाहर जा ही नहीं सकता। मैंने इतना कवर करा दिया कम समय में, समझे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाया है। तो बच्चा यहीं से 1526 से ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना कर दी, इस बात को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस गुण पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर, आयतन पर। तो बच्चे ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। आपने सदैव देखा होगा कि अगर पानी में किसी भी वस्तु को डुबोया जाए तो वो ऊपर की ओर भागती है, ऊपर की ओर भागती। मान लीजिए जो नहीं डूबने, लोहा वोहा वगैरह है ये तो डूब ही जाता है। जो चीज नहीं डूबने वाला होता है, मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर वो आंशिक रूप से डूबता है क्योंकि वो तैरता हुआ जाता है, अगर आप उसको डुबोएंगे तो वो फिर ऊपर आ जाता है। ऐसा क्या है उसमें कि ऊपर आ जा रहा है? उसमें एक बल लगता है ऊपर की ओर, जल में ऊपर की ओर बल लगता है, उसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। बच्चे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों कहता है एक सोलर सेल किससे बना होता है? बच्चे एक सोलर सेल, सोलर सेल को बच्चों क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, फोटोवोल्टिक सेल भी हम लोग कह सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। ये बच्चे अर्ध अर्ध उनका बना होता है, अर्ध वैद्युत चालक, अर्ध वैद्युत चालक का बना होता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सभी का बना हो सकता है। तो सिलिकॉन ऑप्शन में है तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अर्धचालक तत्वों से बने होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि तत्वों से बने हो सकते हैं। ऑप्शन ए में सिलिकॉन दिया तो यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 1 किलोवाट में बच्चा 1000 वाट होते हैं, ये कई बार बताया है और महत्वपूर्ण भी है रेलवे की परीक्षाओं के हिसाब से। देखिए अगला प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलेय है? तो बच्चा जल में विलेय है और जल इसमें विलेय है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। MgCl2 जल में विलेय हो जाता है और ये उसमें विलेय हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर, क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर है, यह स्रोत 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? आप इसको कई तरीके से साथियों कर सकते हैं। हम आपको इसको दो तरीका बताएंगे। ओम का नियम आपने सुना होगा। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये ओम का नियम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वोल्ट का मान कितना है, वोल्ट का मान 60 है और आई का मान कितना बच्चे, आई का मान कितना है, आई का मान 4 एम्पियर, यानी कि धारा कितनी है, 4 एम्पियर की है। तो बच्चे हमसे तो इसमें हम आपसे पूछते हैं कि प्रतिरोध यानी आर का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर आर का मान हो जाएगा V बटे आई, V बटे आई हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, V बटे आई जो है ये बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए V का मान कितना है, V का मान है 60 और आई का मान 4 है, तो भैया 15 चौके 60, यानी कि आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 15। ठीक है, अब बच्चे जब वो बढ़ गया है तब हम इस 15 ही प्रतिरोध का मान रखेंगे। जब वो बढ़ गया, क्या बढ़ गया है, प्रतिरोध बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिए तब धारा का मान हम लोग निकालते हैं। जब वो बढ़ गया है तो धारा का मान कैसे पता चला, 127.5 ये वोल्ट बढ़कर आ गया और प्रतिरोध का मान तो उतना ही 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 एम्पियर की धारा बहेगी, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। मैंने कहा आपसे कि मैं दो तरीके बतलाऊंगा, तो एक तरीका तो ये हो गया एकदम सरल तरीका, ये कह लीजिए बच्चों वाला तरीका, ओम के नियम पर आधारित। अब हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखिए वो क्या है, इसको खत्म करें। बिल्कुल, तो देखिए ओम का नियम ये कहता है कि बच्चा कि जो धारा जो है वो वोल्ट के समानुपाती, और ये जो है उनका बढ़ने, धारा और वोल्ट का जो बढ़ने विभवांतर, धारा और विभवांतर का जो बढ़ने का वो है अनुपात, वो नियत रहता है बच्चे। ये ओम के नियम में खुद कहा गया, धारा और वो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, ये जो बढ़ता है ये नियत अनुपात से बढ़ता है। तो बच्चा आप देखिए ये रहा, पहले कितना था V1, तो यहाँ था I1। ठीक है, अब बराबर में, अब जब V2 बढ़ गया है तो I2 कितना होगा, बस ये लगा दीजिए, I2 कितना होगा, बस इतना ही लगा देना है, मान रख दीजिए पूरे पे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए पहले था 60 और फिर धारा थी 4, अब ये बढ़कर हो गया है बच्चे, ये V2 विभवांतर हो गया है 127.5, तो ये धारा I2 का मान कितना होगा ये आपको बतलाना है। समझ गए ना? तो देखिए बच्चे अब क्या कहता है, ये कहता है 4 कर काटेंगे तो 15 बार में, अब वही आ गया लेकिन ये डायरेक्ट आ गया बच्चे। I2 का मान कितना आ गया, I2 का मान 127, यहाँ पे 27 लिखना है, 127.5 और बटे में लिखना है बच्चे 15। जब इसको हम लोग काटेंगे तो I2 का मान कितना आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा 8.5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, कहता है प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट की इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करना है। तो 8 घंटे इस्तेमाल किया जाता है, वो बच्चा 700 वाट की है, 750 वाट की है, तो ये इतनी ऊर्जा खपत करेगी। लेकिन उसने कहा यूनिट में लाइए, तो यूनिट में लाने के लिए 1000 से भाग कर दिया, क्योंकि 1000 मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और यूनिट में लाने के लिए 1000 से भाग किया जाता है। अब हम इसको काट लेते हैं बच्चा। देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया।
अब ये समान संख्या से कट नहीं रहा है तो हम 25 से ऊपर भी काट लेते, 25 से नीचे, जैसे कि 25 से इसको काटेंगे, 25 तिया 75, इसको काटेंगे 25 चौके 100। अब देखिए इसको 4 बचा यहाँ पे, अब सीधा कर दे, लिख लेते हैं दिल दरिया करके, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूजन। 8 बचा और 8 गुणे 3, नीचे बचा 4, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर में बचा 2 गुणे 3, तो 2 तिया हो जाता है 6, 6 यूनिट आपका हो जाएगा उत्तर बच्चे। क्या हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन डी देखिए दे रखा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? परिवर्तन दर का मतलब उस चीज में समय से भाग, तो विस्थापन में बच्चा जब हम समय से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? परिवर्तन दर का मतलब इसमें समय से भाग हो जाना होता है, समय से भाग हो जाना होता है। तो जब विस्थापन में समय से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये वेग के दर्शाता है, विस्थापन बटे समय ये वेग को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है, जो कि साथियों नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। बच्चा परमाणुओं की ऊर्जा नाभिक से ही होती है, क्योंकि संपूर्ण परमाणु की ऊर्जा जो होती है वो नाभिक में एकत्रित होती है। समझ गए ना? जो कि साथियों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस ओर इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, और ना ही वो कक्षा छोड़कर जाते हैं और ना ही परमाणु को छोड़कर। जब अत्यधिक फोर्स या बाहर से किसी भी प्रकार का साथियों संकट या फिर साथियों विस्फोट होता है तो परमाणु पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और परमाणु की ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे। कहता निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, तो 283 इन सभी को जोड़िए बच्चा। 2 8 10 10 3 13, कितना आया? 13 आया। 13 बच्चों किसका परमाणु क्रमांक होता है? आप कहेंगे सर 13 परमाणु क्रमांक होता है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का ये बच्चा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु तत्व कौन सी है? गैर धातु तत्व कौन सा है? तो बच्चा वो केवल एक ही है बाईं ओर, वो भी है हाइड्रोजन, जो कि पहले नंबर पर आता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार कीमाच, दलहन, तिल, अनाज। तो बच्चा जो ये दलहन होता है ये एक फलीदार फसल है। क्या है? फलीदार फसल होता है। इसके अंतर्गत बच्चे क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत बहुत चीजें आती हैं, जैसे कि बच्चा क्या, जैसे जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि ये फलीदार फसलों की कैटेगरी में आती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। और भारत में कई प्रकार की फसलें पाई जाती, जैसे कि रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये बच्चा 3 तरीके की फसलें पाई जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे। क्या कहता है? किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1 या 1 से अधिक या 1 से कम या 0। ये बच्चा आपके लिए प्रश्न क्या है? ये प्रश्न बच्चे आपके लिए क्या है? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, क्योंकि यह अंतिम प्रश्न है क्लास का, होमवर्क के तौर पर है बच्चा, और बहुत ही आसान प्रश्न है। ये प्रश्न हम आपको पढ़ा भी रखे हैं साइंस में, जो टॉपिक वाइज क्लासेस चला रहे हैं उसमें। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिया उसका उत्तर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इसका आप पीडीएफ एकदम बेहतरीन ढंग से पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर साथियों आपको लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम निःशुल्क में मिल जाएगा, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।